प्रवीण नहीं आया है, ऋतु नहीं आया है। ऋतु आया है? नहीं आया। ऐसे करके लगा लीजिए। आज हम लोग देखते हैं हम 3 में कंफ्यूज कर रहे थे कौन सा स्टार्ट करें, लोक साहित्य करें, साहित्यकार करें और शिष्ट साहित्य करें। ये कौन सा? तो लोक साहित्य है इजी पार्ट, ज़्यादा झंझट नहीं है इसमें, ठीक है। साहित्यकार के लिए हम थोड़ा सा ना इसमें जो शिष्ट साहित्य का जो काल विभाजन है ना उसको करते हैं। उस ये समझ जाएगा ना तो इसका बहुत सारा चीज़ को हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे, इसलिए पहले काल विभाजन कर रहे हैं, ठीक है। देखो काल विभाजन में क्या है, इसको 3 तरीके से हम लोग को तैयार करना है काल विभाजन को। काल विभाजन, ठीक है। एक तो है जो सबको पता है कि काल विभाजन क्या है भाई, कैसे किया गया है विभाजन। इसमें जो भी प्रमुख विद्वान लोग हैं ना, विद्वान लोग हैं, उसका हम लोग मत के हिसाब से काल विभाजन करेंगे। जैसे पीटर शांति नौरंगी हैं, गोस्वामी साहब हैं, शकुंतला मैम का बुक है, ठीक है। उसके बाद बीपी केसरी का है, उसके हिसाब से यहाँ काल विभाजन देखेंगे। ये हर कोई को पता है, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब आप लोग से जैसे क्वेश्चन पूछ देगा यहाँ पर कि काल नागपुरी साहित्य में काल विभाजन का लखे हो, ये सिंपल क्वेश्चन है, हर नागपुरी स्टूडेंट इसको बता देगा अपने हिसाब से। बट अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें कि काल विभाजन, एक तो हम लोग अभी भी पढ़े थे, पहले भी मानकीकरण नहीं हुआ है नागपुरी साहित्य में। उसका एक कमी ये भी है, अभी तक से जो रिसर्च नहीं होने के कारण ना अभी तक फिक्स नहीं कहा गया काल विभाजन का। इसका मतलब आपसे ओपिनियन पूछ सकता है, आपसे ये पूछ सकता है कि आपके हिसाब से कौन सा काल विभाजन सबसे बेस्ट है। जब बेस्ट पूछेगा इसका मतलब आपका कोई आधार होना चाहिए, उसी के आधार पे आप कीजिएगा ना कि ये काल विभाजन सबसे बेस्ट है। तो इस आधार में जाने से पहले, जब नागपुरी साहित्य का मानकीकरण नहीं हुआ है, अनुसंधान नहीं हुआ है, रिसर्च नहीं हुआ है अभी तक से, इसका मतलब हम दूसरे लैंग्वेज का कुछ आधार उठाएंगे कि वहाँ डिवीज़न कैसे किया है। कोई काव्य दृष्टि से आधार पे किया होगा, कोई ऐतिहासिक दृष्टि से किया हो, विषय वस्तु के हिसाब से किया होगा, कोई आधार तो होगा। तो यहाँ पे आधार पे ना, जैसे मान लीजिए संस्कृत है, संस्कृत का उठाएंगे प्लस देवनागरी का उठाएंगे और इसी के आधार पे हम अपना आधार तैयार करेंगे। देखो अभी ओपिनियन पूछेगा यहाँ पर कि आपका कौन सा, किस बेसिस में आप कौन सा काल को सबसे बेस्ट मानते हैं, या आपका डिवीज़न कैसे होना चाहिए सबसे बेस्ट। तो आपका ओपिनियन कहाँ होगा, हवा में तो नहीं होगा। तो हम क्या करें, एक रेफरेंस लेंगे दूसरे लैंग्वेज का। तो सबसे बढ़िया लैंग्वेज अभी कौन है, देवनागरी, हिंदी, या फिर हम संस्कृत उठाएंगे, बाकी चीज़ तो नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग संस्कृत को कोट करेंगे और देवनागरी को कोट करेंगे और उसके बाद अपना आधार बनाएंगे, उसके बाद एक काल डिवीज़न करेंगे, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ सिलेबस में काल डिवीज़न में आदिकाल, ठीक है, मध्यकाल और आधुनिक काल,
यही डिवीजन दिया हुआ सिलेबस में हम लोग का। अब पूछेगा, तीसरा पार्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप काल विभाजन करते हुए किसी एक काल का, किसी एक साहित्यकार का कृतियों का अध्ययन करें और ये बताएं कि उस काल में कैसे फिट हो रहा है। सोचने का दायरा बढ़ाओ इस टॉपिक का। अगर हम इस तीनों एरिया में कंप्लीट कर दें तो इस टॉपिक में कुछ भी पूछ देगा तो आप सेफ रहेंगे। कुछ भी पूछ देगा, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं आ सकता। बहुत होगा क्या करेगा कि बोलेगा कि दो काल का, आदिकाल और मध्यकाल का, आदिकाल या मध्यकाल का कोई दो कवि का, एक एक कवि का निकाल के कंपेयर करो। तो हम देखेंगे आदिकाल में क्या था। आदिकाल क्या था? लोक भाषा से निकल के आ रहा था, उसके बाद उस साहित्यिक रूप कहीं ना कहीं ग्रहण कर रहा, तो उस वक्त में जो कृति होगा उसका तत्व उसी हिसाब से होगा। मध्यकाल के एरिया में क्या था? बहुत ज़्यादा संत, भक्ति काल। तो देखना कि मध्यकाल में सबसे ज़्यादा जो कृति हुआ है ना, राम का, कृष्ण का, रामलीला, यही लटर पटर में हुआ है। तो उस जोन को हमको समझना है। अब उसके हिसाब से हम कंपेयर कर देंगे और आज के रिलेवेंस में निकाल देंगे कि कौन सा काल में का बेस्ट होगा जो आज के डेट में रिलेवेंट है। ठीक है, उसको अपने लेखन शैली में करेंगे। तो इतना एंगल में ना ये काल डिवीजन होगा। सिर्फ हम लोग को इसी पे डिवीजन नहीं करना है, फोकस। चाहेंगे तो आधा घंटा में ये खत्म होगा काल डिवीजन, जो मैक्सिमम टीचर लोग करता है, उनका कि उन लोगों को खाना पूर्ति का सिलेबस निकालना है। लेकिन हमारा मकसद क्या है ना कि हर एंगल में सोचना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना, आधा घंटा और एक्स्ट्रा बैठना पड़ जाए या फिर 2 दिन एक्स्ट्रा चल जाए, उस पर हम लोग अभी नहीं भागना। अगर इस एंगल में पूरा देखेंगे तो हम लोग का पूरा टॉपिक तैयार होगा। कुछ भी पूछ दे, आम इमली कुछ भी पूछ देंगे, हम लोग तैयार हो जाएंगे। समझ में आ गया इस काल विभाजन का अप्रोच? सबसे पहले हम लोग काल विभाजन देखेंगे, जितना विद्वान लोग जो बोला है वो देखेंगे, एक तैयार हो गया। उसके बाद हम लोग कौन सा काल विभाजन बेस्ट होगा, तो बेस्ट के लिए हम कुछ रेफरेंस लेंगे। संस्कृत का लेंगे, देवनागरी का लेंगे, वो वहाँ पे काल विभाजन कैसे हुआ है, कौन कौन सा आधार देखा है, उसको रेफरेंस लेके फिर अपना काल डिवीजन करेंगे। ठीक है। तीसरा में हम लोग करेंगे किसी एक काल का कवि का, मतलब कि क्या बोलते हैं, वर्णन करेंगे या फिर जो भी सविस्तार। तो वो पार्ट हम लोग का साहित्यकार वाला से भी खिंचा जाएगा। साहित्यकार वाला जो पार्ट करेंगे वो आखिर वही लोग ना तीनों काल में है। नागपुरी साहित्यकार का जो है कृति का अध्ययन जो हम लोग करना है, आखिर उसी में से तीनों का डिवीजन है ना, तो यहाँ से भी वो हो जाएगा। बस एडिशनल में कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड बात लिखना होगा कि इस काल डिवीजन में जो इस साहित्यकार का, जैसे मान लो बीपी केसरी है या फिर हनुमान सिंह है या फिर कोई भी सोबराय है, कोई भी, उनका क्या जोन था, वो जोन को हम यहाँ पे बताएंगे जो एडिशनल होगा। आप इस साहित्यकार वाला पार्ट में भी उस जोन को ऐड कर सकते हैं, तो ये दोनों से अटैच्ड हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, इसलिए हम सोचे कि पहले काल डिवीजन बता देते हैं। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई बता सकता है काल डिवीजन का जो कोई पढ़ा उड़ा होगा तो कैसे किया गया है? समझ में आया? मेरा अप्रोच समझ में आया इसका? आया ही नहीं है आशीष? आया ही नहीं है? हाँ, अप्रोच समझ में आ गया? खुशबू बताओ क्या है काल डिवीजन, कैसे किया गया है इसमें, नागपुर में क्या क्या बोला गया है, बताओ। किसी को नहीं पता है? क्या क्या क्या? तो वो तो ठीक है, वो तो तुम कह दिया कि प्राचीन काल का है, कोई मध्यकाल का है, कोई आधुनिक काल का, साहित्यकार के हिसाब से। वो तो फिर एक ही अप्रोच हुआ ना। लेकिन हर विद्वान लोग अलग अलग बोला, कोई डिवीजन किया काल के हिसाब से, है ना। तो उसको देखते हैं हर विद्वान का कि यहाँ पूछेगा विभिन्न विद्वान का क्या क्या मत था काल डिवीजन। वो भी काहे कि इससे पहले कुछ दूसरे टॉपिक में पूछा है ना, विभिन्न विद्वानों का क्या क्या मत था। किसमें, कौन सा टॉपिक में? भाषा उद्भव और विकास। तो सोचो वहाँ अप्रोच वो क्वेश्चन का पैटर्न हो सकता है, तो यहाँ पैटर्न क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है ना।
वही पैटर्न को हमको पकड़ना है। क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, एग्जामिनर का माइंडसेट को पकड़ो। कोई ज़रूरी नहीं है कि काल डिवीजन में जो क्वेश्चन आया वही माइंडसेट होगा, उसका माइंडसेट अदर क्वेश्चन से भी होता है, उसका माइंडसेट अदर क्वेश्चन से भी होगा। ठीक है, अगर हम ये क्वेश्चन को और लेवल बढ़ा देते हैं कि किस प्रकार नागपुरी साहित्य, सोचने का दायरा कैसे बढ़ रहा है, हम तुमसे पूछ देंगे, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ जाए, मेंस में नहीं आया इंटरव्यू में पूछ देगा कि किस प्रकार नागपुरी साहित्य का जो प्राचीन कवि है, जो प्राचीन कवि है या मध्यकाल का कवि है, वो पथ प्रदर्शक का काम किया आधुनिक काल के लिए, या फिर नागपुरी साहित्य को गतिमान बनाने में किस प्रकार आदि काल का साहित्यकार के योगदान है या मध्यकाल का योगदान है, किस प्रकार आने वाले जो कवि जो अभी प्रेजेंट में आधुनिक काल के कवि है, किस प्रकार पथ प्रदर्शक का काम किया है। ये पहले वाले, आदि वाले और मध्य वाले, मैटर वही रहेगा, बस क्या करना है, वो कान कैसे ने पढ़ के ऐसे पकड़ना है। वही बोले अपने लेखन से ली, जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना उसको लेखन, जो डिमांड है क्वेश्चन को उसके अनुरूप उसको ढालना है, मैटर वही रहेगा। अगर मान लो जैसे मध्यकाल में हम देखें कि भक्ति परंपरा का सबसे ज़्यादा था, इसलिए हम किसी ये तत्व ज़्यादा मिलता है हमारी नागपुरी कृति में, तो हम उसको बताएंगे किस प्रकार आज के समाज में, आज के समय में आधुनिक काल को एक प्रदर्शक का काम किया है इस ओर भी बढ़ने का। ये नहीं था कि उस वक्त में भक्ति काल था तो इसलिए वो सृजन हुआ, आज भी हमको इस रूप में करना चाहिए और उसका कुछ पॉइंट बताएंगे क्यों करना चाहिए, क्यों ज़रूरी है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं एक चिंगारी का काम किया आगे बढ़ाने के लिए, बोला कि इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपने क्वेश्चन को मोल्ड करना होगा। तो ये है पूरा एरिया टॉपिक का, इससे बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें आएगा ही सीमा में, समझ रहे हैं ना। तो काल डिवीजन को स्टार्ट करते हैं, चलो लिखो, क्या कि इसमें बाकी जो हम लोग दो एरिया एक दिन में तो नहीं होगा, 2 दिन में इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो काल डिवीजन करो, काल विभाजन। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा, हाँ आ गया, आपको समझ में आया, आ गया ना। और मालिक आपको आ गया ना, ठीक है ना अप्रोच, ठीक, चलो लिखो। अब इसमें देखो, अब देखो, अब हाँ जब ये बोल दिए तो लिखने से पहले और एक चीज़, अब रहा इंट्रो। इंट्रो फिर से बोल रहे हैं, इंट्रो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो हम एक नॉर्मल इंट्रो लिखा रहे हैं, लेकिन और क्या इंट्रो हो सकता है बेस्ट, वो इंट्रो तुम लोग दिमाग में लगाओ। हमको लिखना है काल विभाजन। टॉपिक क्या है, काल विभाजन। किसका कर रहे हैं भाई, साहित्य का। ये काल विभाजन से साहित्य का रिलेशन बता के इसका इम्पोर्टेंस बताना, क्यों काल विभाजन। अगर ये चीज़ को, ये अप्रोच को पकड़ लिए ना, तो यहीं से हम लोग का इंट्रोडक्शन हो सकता है। पहला इंट्रोडक्शन जो बेस्ट इंट्रोडक्शन होगा, यूनिक होगा, सोचा हुआ, रटा रटाया वाला नहीं हो। दूसरा, हम लोग सीधे नागपुरी साहित्य पे जा सकते हैं जो सब जाएगा। तो हम नॉर्मल कर रहे हैं, ये आप लोग इस सोच पे छोड़ दे रहे हैं। आप लोग इस सोच का इंट्रो बताइए कैसे होगा। अगर हम ही लिखा देंगे तो फिर आप लोग सोच ही नहीं पाइएगा, कुआं का मेढक बन के रह जाइएगा। तो सोचिए इसमें कि कैसे इस काल डिवीजन को हम इंट्रो कर सकते हैं। आपका जितना पढ़ा हुआ चीज़ है, जैसे लास्ट क्लास में हम कहिए कहाँ का चीज़ को कहाँ के उठा दिए, 3 कोर्स में बदले पानी से इंट्रो ही वो स्टार्ट कर दिए और लिंक कर दिए अपने टॉपिक पे। उसी तरह काल विभाजन पूछा है किसका, साहित्य का। तो काल विभाजन करने से साहित्य का क्या इंपॉर्टेंस आ जाता है, उसको पकड़ लेंगे बस हम लोग, वहीं से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये आप लोग अपने हिसाब से कीजिएगा, समझ रहे हैं ना। इसको ज़रूर करके दिखाइएगा, नहीं कीजिएगा तो फिर कोनो बात नहीं, फाइन भरना होगा। चलो लिखो, झारखंड का द्वितीय राजभाषा। हम सिंपल सा चीज़ को कर रहे हैं, इसको आप लोग कीजिएगा। हाँ नहीं, इसको तो हम लिखा रहे हैं, लिखो, लेकिन इंट्रो अपने हिसाब से यूनिक स्टाइल में था, लिख के हमको कल दिखाना। 10-15 मिनट के लिए अपना थोड़ा सा दिमाग में जोर लगा लेना। अगर एक बार लगा लोगे ना तो ये बहुत आगे का प्रोसेस बहुत इजी हो जाएगा आप लोग के लिए।
ठीक है, फर्स्ट टाइम ही दिक्कत होता है। गाड़ी चलाना सीखिएगा तो पहले दिक्कत होगा कि कहीं ठोक ना दे, कोई बगल से ना आ जाए, अरे चाची 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 सामने आ गई, होता है ना, वो लगता है। उसके बाद जैसे ही होगा उसका सम चलाइएगा। तो वही है, स्टार्टिंग दिक्कत है, कोशिश कीजिए। चलिए लिखिए, झारखंड का द्वितीय राजभाषा नागपुरी नागवंशी। झारखंड का द्वितीय राजभाषा नागपुरी नागवंशी राजबेरा राजभाषा रहे। झारखंड का द्वितीय राजभाषा नागपुरी नागवंशी राजबेरा राजभाषा रहे। ई सदान मनक मातृभाषा होएक संगे। ई सदान मनक मातृभाषा होएक संगे। सौबे क्षेत्र घर जनसंपर्क भाषा। सौबे क्षेत्र कर जनसंपर्क भाषा लिंगुआ फ्रांका भाषा है के। लिंगुआ फ्रांका जो सर्वसाधारण भाषा, उसी लिंगुआ फ्रैंका भाषा है के। आइस करवेरा में झारखंड कर अधिकांश जनजाति इके अपन संपर्क भाषा न मान के सदान लखे मातृभाषा का रूप में व्यवहार शुरू कर दे हैं। अपन संपर्क भाषा न मान के सदान लखे मातृभाषा का रूप में व्यवहार शुरू कर दे हैं। पैराग्राफ चेंज। नागपुरी भाषा हजारों बरस से इस क्षेत्र का लोकप्रिय भाषा है के। नागपुरी भाषा हजारों बरस से इस क्षेत्र का लोकप्रिय भाषा है के। से ले इकर प्राचीनता में कटिको संदेश नखे। इकर प्राचीनता में कटिको संदेह नखे। इकर शिष्ट साहित्यकर समृद्ध होए का प्रमाण। इकर शिष्ट साहित्यकर समृद्ध होए कर प्रमाण। हमार आगू तरे
हमर आगू तरे हइये है, हमर आगू तरे हमारे आगे हइये है। इकर शिष्य साहित्य का समृद्ध होए का प्रमाण हमर आगू तरे हइये है। मुदा इकर लोक साहित्यो उतने भरल पूरल है। इकर लोक साहित्यो उतने भरल पूरल है। नेक्स्ट पैराग्राफ, हमेशा छोटा छोटा पैराग्राफ डाला कीजिए, बड़ा बड़ा नहीं। नागवंश कर 50वां राजा कौन था? नागवंश का 50वां राजा रघुनाथ निरपति। उसका काल कितने से कितना था? 1626 से 1668, ब्रैकेट में लिख दो। नागवंश का 50वां राजा रघुनाथ निरपति, ब्रैकेट में 1626 से 1668 ईस्वी, ब्रैकेट क्लोज। पहिल ज्ञात कवि मानल जायना। पहिल ज्ञात कवि मानल जायना। मुदा उनकर भाव भाषा इतना परिनिष्ठ है कि इतना परिनिष्ठ है कि ई पहिल रचना नहीं हो सकेला। इकर से पहले हो इकर से पहले हो राजा से लेके नागपुरी क्षेत्रकर या ई क्षेत्रकर सौब सर्वजन नागपुरी भाषा का रंग में रंगाल रहें। सर्वजन नागपुरी भाषा में क्या रंग में रंगाल रहें। ठीक है, इसमें कहने का मतलब ये, लिखने का मतलब ये था कि रघुनाथ निरपति को पहिल ज्ञात कवि अगर बोला गया और उसका इतना परिनिष्ठ है, उनका साहित्य इतना ज़बरदस्त है, तो बोले उनका किसी का भी साहित्य ज़बरदस्त कब होगा? अगर हम राइटिंग स्किल मेरा ज़बरदस्त कब होगा? जब हम पहले से कहीं ना कहीं स्टार्ट किए होंगे। इसलिए यही कहना चाह रहा है कि पहले से ये चीज़ रहा होगा इस्टेब्लिश, इसलिए पहिल ज्ञात कवि या साहित्य नहीं हो सकता है। इससे पहले ही नागपुरी भाषा का जो राजा हुआ होगा या फिर जो सर्वजन होगा नागपुरी में जरूर रंग में रंगाया होगा, ये कहने का मतलब। काल को घुस रहे हैं वो भी। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। नागपुरी कर विद्वान कौमा साहित्यकार और शोध करैया मन शोध नागपुरी का विद्वान कौमा साहित्यकार और शोध करैया मन इकर काल विभाजन अपन अपन विचार मुताबिक कई रहें। इनकर काल विभाजन अपन अपन मुताबिक कई रहें। जैसे पॉइंट नंबर 1, डॉक्टर राम प्रसाद कर मुताबिक, अंडरलाइन करो। डॉक्टर राम प्रसाद कर मुताबिक अंडरलाइन करो। अंडरलाइन करने के बाद नीचे आओ, उसका सब पॉइंट दो।
पॉइंट नंबर 1, आदिकाल 64 ईस्वी से 1626 तक। पहला पॉइंट हो गया आदिकाल 64 ईस्वी से 1626 ईस्वी तक। सेकेंड पॉइंट मध्यकाल, या वो चार्ट के थ्रू भी बना सकते हो, यहाँ पर ऐसे करके एरो करके चार्ट बनाते हो, उसे भी कर सकते हो। सेकेंड पूर्व मध्यकाल, राम प्रसाद का ही चल रहा है, डॉक्टर राम प्रसाद के मुताबिक। उसके बाद नीचे पॉइंट हो गया पॉइंट नंबर 1, आदिकाल 64 ईस्वी से 1626 ईस्वी तक। सेकेंड पूर्व मध्यकाल 1626 से 1900 ईस्वी तक। थर्ड उत्तर मध्यकाल 1900 ईस्वी से 1964 ईस्वी तक। फोर्थ आधुनिक काल 1964 ईस्वी से एखन तक। नेक्स्ट पैराग्राफ, 64 ईस्वी से आदिकाल माने 64 ईस्वी से आदिकाल माने कर तर्क संगत नी बुझायला। 64 ईस्वी से आदिकाल कर माने तर्क संगत नी बुझायला। काले की 64 ईस्वी, काले की 64 ईस्वी नागवंशी पुत्र फनी मुकुटराय जे नागवंश कर पहिल महाराजा रहें, उनकर जन्म काल है के। फिर से बोल दे रहे हैं, 64 ईस्वी से आदिकाल माने तरसंगत नी बुझायला। काले की 64 ईस्वी नागवंशी पुत्र फनी मुकुटराय जे नागवंश कर पहिल महाराजा रहें, उनकर जन्म काल है के। और भाषा विज्ञान कर मुताबिक भाषा अर्जित संपत्ति है के, न कि पैतृक संपत्ति। और भाषा विज्ञान कर मुताबिक भाषा अर्जित संपत्ति है के, न कि पैतृक संपत्ति। हाँ, और भाषा विज्ञान के मुताबिक भाषा अर्जित संपत्ति है के, न कि पैतृक संपत्ति। से ले फनी मुकुटराय कर जन्म काल से नागपुरी साहित्य का उद्भव सटीक नी बुझायला। से ले फनी मुकुटराय का जन्म काल से नागपुरी साहित्य का उद्भव सटीक नी बुझायला। से ले फनी मुकुटराय का जन्म काल से नागपुरी साहित्य का उद्भव सटीक नी बुझायला। इकर लोक साहित्य कर जड़ इकर लोक साहित्य कर जड़ तो भूइयों में इकर लोक साहित्य कर जड़, लोक साहित्य का जड़
हाँ बोलो, क्या कोई दिक्कत? क्या हुआ? बोलो बोलो, क्या बात है? आगे तो वही, हम तो रुकता है इसलिए भाई रिपीट कर रहे हैं। इकर लोक साहित्य कर जाहिर तो भुइयों में, भुइयाँ भुइयाँ भुइयों में कहो गहराई में धसल है। भुइयों में, भूमि में, जमीन में कहो गहराई से धसल है। पैराग्राफ चेंज, फास्ट लिखो। कौन नागपुरी राजा, नागवंशी राजा, कौन नागवंशी राजा कौन नागवंशी राजा नागपुरी के राजभाषा का दर्जा दिलाएं? कौन दिया राजभाषा का दर्जा? कौन दिया? कौन शासक दिया, राजा दिया था नागवंशी का राजभाषा का दर्जा? हाँ हाँ, ऐसे मध्यम लोग बोलते हैं, लेकिन उसको कह सकते हैं अभी भी ज्ञात रूप से, कंफर्म रूप से नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे कह देते हैं कि उस समय से चला आ रहा, उस समय राजभाषा का दर्जा दे दिया, लेकिन एग्जैक्टली कौन दिया ये नहीं कह सकते। वही चीज़ है, वही लिख दी। कौन नागवंशी राजा नागपुरी के राजभाषा का दर्जा दिलाएं, ये तो कहे एक मुश्किल है। मुदा इतना तो तय है कि से पहर नागपुरी इस क्षेत्र का लोकप्रिय भाषा रहे। से पहर नागपुरी इस क्षेत्र का लोकप्रिय भाषा रहे। जेके जनजाति और गैर जनजाति सभे बोलत रहें। जेके जनजाति और गैर जनजाति सभे बोलत रहें। यह कारण रहे कि मुंडा परिवार में पोसाए वाला छुआ मुंडा परिवार में पोसाए वाला छुआ मुंडारी भाषा के नी अपनाए के मातृभाषा के रूप में नागपुरी के अपनालक। मातृभाषा के रूप में नागपुरी के अपनालक और यहाँ तक कि राजभाषाओं का दर्जा देलक। वही अमित भैया जो आप बोल रहे थे। फिर से बोल दे रहे हैं। यह कारण रहे कि मुंडा परिवार में पोसाए वाला छुआ मुंडारी भाषा के नी अपनाए के मातृभाषा के रूप में नागपुरी के अपनालक और यहाँ तक कि राजभाषाओं कर दर्जा देलक। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। मनुख बोलेक सिखेला। मनुष्य या मनुख बोलो ना, मनुख बोलेक सिखेला तो कथा कहानी कहेक और चैर देवेला। मनुख बोलेक सिखेला तो कथा कहानी कहेक और चैल देवेला। नागपुरियो लोक साहित्य भाषा लखे पूर्णा है।
नागपुरियों लोक साहित्य भाषा लखे पूर्ण है। नागपुरी कर विद्वान मन इकर शिष्ट साहित्य कर काल विभाजन कईर हैं। जैसे हाँ नागपुरी, हाँ क्या है, नागपुरी का विद्वान मन इकर शिष्ट साहित्य कर काल विभाजन कईर हैं। जैसे पहला तो हम वहाँ पे दे दिए, यहाँ पर भी सेकेंड पॉइंट, ये लाइन ना लिख के डायरेक्ट हम सेकेंड में भी जा सकते थे, सेकेंड साहित्यकार पे, ठीक है। सेकेंड लिखो, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, बीपी केसरी, डैश सेकेंड पॉइंट में लिख देना, वही जैसे के बाद सेकेंड पॉइंट डालो या पहला पॉइंट डालो, जैसा करना कहिए, है ना। बीपी केसरी डैश, वो अंडरलाइन कर लो, नीचे आओ, उसके नीचे लिखो, डॉक्टर केसरी अपन किताब, अपन कृति, नागपुरी कवि और उनका काव्य, नागपुरी कवि और उनका काव्य में शिष्ट साहित्य कर काल विभाजन ई लखे कईर हैं, डैश ई लखे कईर हैं, डैश। नीचे आके पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक, 1600 से 1700 ईस्वी तक, अंडरलाइन करो, डैश, नीचे आ जाओ, उसके लिखो, ई काल कर दुए ठो कवि कर चर्चा डॉक्टर केसरी कईर हैं। ई काल कर दुए ठो कवि कर चर्चा डॉक्टर केसरी कईर हैं, डैश रघुनाथ नृपति और दलेल सिंह। सेकेंड, रघुनाथ नृपति और दलेल सिंह, रघुनाथ नृपति और दलेल सिंह। सेकेंड, इसी में सेकेंड 1700 से 1800 ईस्वी तक, (1700 से 1800 ईस्वी तक ई काल कर 8 गो कवि मनक नाव मिलेला। ई काल कर 8 गो कवि कर 8 गो कवि मनक नाव मिलेला। इसी काल में आ जाएंगे ना, हनुमान सिंह वगैरह, हनुमान सिंह सोबराय वगैरह इसी काल में आ जाएंगे। जैसे हनुमान सिंह सोबराय लिख लो। थर्ड, जैसे हम लिख दो ना, हनुमान सिंह सोबराय, ठीक है। थर्ड, इके 4 भाग में बाइट हैं, 2 भाग में, सॉरी, इके 2 भाग में बाइट हैं। थर्ड में तीसरा डिवीजन इसका, इके 2 भाग में बाइट हैं। पूर्वार्ध 1800 से 1850 ईस्वी, पूर्वार्ध, इके 2 भाग में बाइट हैं। थर्ड पॉइंट, थर्ड डिवीजन करो ना, पूर्वार्ध 1800 से 1850 ईस्वी। जैसे पहला किए ना हम लोग, पहला किए, फिर दूसरा किए, फिर तीसरा किए, इसी को 2 भाग में बांटे थे। इस थर्ड जो कैटेगरी है उसमें 2 भाग में बांटे, जिसमें से पूर्वार्ध, पूर्वार्ध 1800 से 1850, ठीक है। और इसी का सेकेंड उत्तरार्ध, उत्तरार्ध
उत्तरार्ध 1850 से 1900 ईस्वी तक, 1850 से 1900 ईस्वी तक। फोर्थ कैटेगरी, फोर्थ डिवीजन 1900 ईस्वी से 2000 ईस्वी तक। इको दो भाग में बाटल हैं। इको दो भाग में बाटल हैं। पूर्वार्ध, पहला कौन सा है? पूर्वार्ध 1900 से 1950 और उत्तरार्ध 1950 से 2000 ईस्वी तक। नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ। डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू नागपुरी लोक साहित्य के अलगे, नागपुरी शिष्ट साहित्य लोक साहित्य के अलगे राइक हैं। डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू नागपुरी लोक साहित्य के अलगे राइक हैं, जेकर में वो शिष्ट साहित्यकर काल विभाजन कर हैं। जेकर में वो शिष्ट साहित्यकर काल विभाजन कर हैं। शिष्ट साहित्यकर काल विभाजन कर हैं। डॉक्टर गोंझू प्राचीन काल कर कृति, ब्रैकेट में पोस्टर पे ऊपर वाला ब्रैकेट है ना, उस तरह देना हो, क्या बोलते हैं उसको? प्राचीन काल कर कवि नाम से किताब लिख हैं, जेकर में 11 ठो कवि मनक जीवनी है। डॉक्टर गोंझू प्राचीन काल कर कृति कवि, प्राचीन काल कर कवि, ब्रैकेट क्लोज कर देना इसको, 9 से किताब लिख हैं, जेकर में 11 ठो कवि मनक जीवनी है। गोंझू साहब और शकुंतला मिश्र के दोनों के द्वारा संपादन हुआ ये बुक, पतला सा बुक है। आप लोग के पास है, किसी के पास? हाँ, तो उसी वही वाला बुक की बात कर रहा हूँ। उसी में 11 ठो कवि मनक जिक्र कर हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। इनकर अलावे डॉक्टर कुमारी बासंती, इनकर अलावे डॉक्टर कुमारी बासंती, कौमा डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, इनकर अलावे डॉक्टर कुमारी बासंती, उमेश नंद तिवारी, डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, कौमा डॉक्टर सविता केसरी, कौमा डॉक्टर खालिक अहमद, कौमा डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, नागपुरी कर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा मन नागपुरी कर प्राचीन काल 1626 ईस्वी से मायनैना। नेक्स्ट पैराग्राफ। नागपुरी कर प्राचीन काल 1626 ईस्वी तक से मायनैना। नेक्स्ट पैराग्राफ।
नागपुरी पजरा पत्रिका, नागपुरी पजरा पत्रिका ब्रैकेट शुरू करो, दिसंबर 2021 संस्करण दिसंबर 2021 ब्रैकेट क्लोज। नागपुरी पजरा पत्रिका ब्रैकेट शुरू करो, संस्करण दिसंबर 2021 ब्रैकेट क्लोज में नागपुरी कर काल विभाजन ई लखे कही हैं। पॉइंट नंबर 1, प्राचीन काल 1626 से 1937 ईस्वी तक। दूसरा 1626 ईस्वी से 1937 ईस्वी तक। दूसरा आधुनिक काल 1937 ईस्वी से एखन तक। चलो प्राचीन काल लिखो, इसी का पॉइंट का प्राचीन काल। नागपुरी साहित्यकार पहिल ज्ञात कवि, नागपुरी साहित्यकार पहिल ज्ञात कवि नागवंश कर 50वां राजा रघुनाथ नृपति मानल जायना। नागपुरी कर पहिल ज्ञात कवि नागवंश कर 50वां राजा रघुनाथ नृपति मानल जायना। ई काल कर दूगो मुद कवि मनक चर्चा। ई काल कर दूगो मुद कवि मनक चर्चा डॉक्टर केसरी कईर हैं। उमन हैं डैश रघुनाथ नृपति और दलेल सिंह। उमन हैं रघुनाथ नृपति और दलेल सिंह। उमन हैं रघुनाथ नृपति और दलेल सिंह चचा। दुयो कवि कर भाषा में बंगला भाषा का प्रभाव। अब देखो, इसी दिन के लिए बोल रहे थे ना बंगला भाषा का प्रभाव। हम बोले थे कि वेट कीजिए, आगे आगे पॉइंट मिलते जाएगा। अब बंगला भाषा का प्रभाव में जब लिखे थे ना साहित्यकार में, और हम बोले थे इसको अभी नहीं बताएंगे, डुप्लीकेसी होगा, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे बताते जाएंगे। अब जब भी बंगला साहित्य का प्रभाव आएगा वहाँ पे रघुनाथ नृपति दलेल सिंह का पॉइंट डालो। एक आध कुछ 2-4 लाइन अगर रट लिया, आम इमली के तेरे राम जाता तो बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखो बंगला भाषा का भी और आएगा। उस साहित्यकार वाला में, साहित्य भाषा वाले प्रभाव में हम लोग अदर पॉइंट को भी जो कुछ छोड़ दिए थे, जैसे पत्र पत्रिका वगैरह, उसको भी हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, तो बंगला भाषा का प्रभाव यहाँ ध्यान रखो। ये नहीं कि उस टॉपिक में जो 4 पॉइंट लिखा है बस वही नहीं, एक समग्र दृष्टि से जहाँ का चीज़ पकड़ाएगा भाई पकड़ो और यहाँ डालो। दैट्स इट, यही मेंस है। लिमिटेड रिसोर्सेज होना चाहिए, नॉलेज रखो कम, लिखो ज़्यादा। इस नॉलेज को 10 जगह यूज़ करना सीखो। जिस दिन ये यूज़ करना सीख गया ना, मेंस दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। और अगर इतना कंटेंट जुगाड़ करके यूज़ करोगे, इतना दुनिया का कोई ताकत तुमको मेंस पास करने से भी नहीं रोक सकता, कभी पास ही नहीं करोगे। कम मैटर को मैक्सिमम ज़्यादा यूज़ करना सीखो। जीएस में भी यही खेल है, हिस्ट्री का फैक्ट को या हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट को कैसे हम एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं, ये कला है।
ये कला जिस दिन होगा उस दिन आपके आंसर में डाइवर्सिटी आएगा। हर पॉइंट को पकड़ा है, ऐतिहासिक एंगल, इकोनॉमी का समथिंग कुछ होगा, उसमें हिस्ट्री का कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। अनठेकानी नहीं करना है, रिलेवेंस होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ होना चाहिए। इसलिए कम पॉइंट को करो। अब यहाँ पे आया है, ये नहीं कि उस वक्त में 2 पैराग्राफ लिखा दिए बंगला का प्रभाव, तो वही नहीं होना चाहिए सीमित। यहाँ पर अब आ रहा है, अब यहाँ पे यूज़ करो। अभी देखो उसको, तुम्हारे पास बुक होगा रघुनाथ नृपति का, कोई एक सिंपल सा चीज़ निकालो, कहाँ पे बंगला टच है, उसका 2 पॉइंट पकड़ लो, करो। सोचो वहीं से रघुनाथ नृपति से अब बोलोगा, कल आया नहीं आज वो, बोलेगा कौन भाषा सबसे बेस्ट था, कौन सबसे करीब में। अब देखो कि उस वक्त रघुनाथ नृपति के काल से बंगला टच का प्रभाव पड़ रहा, तो कैसा डोमिनेट किया होगा, प्रभाव तो पड़ेगा ना। यहाँ तो कैसे डोमिनेट किया, सोचो उस वक्त से हम यूज़ कर रहे हैं इसको, तो इसलिए इसका प्रभाव पड़ा है। अन्य भाषा अन्य भारतीय साहित्य का प्रभाव, तो बंगला का इसे हुआ, टच डालो, ठीक है। तो यहाँ पे वही पॉइंट को बोलना था, ये पॉइंट को ध्यान रखो, वहाँ ब्रैकेट में लिख लो, अगर याद नहीं होगा तो वहाँ पे जोड़ना है। हाँ बिल्कुल लिख सकती है, एकदम 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 लिख सकती है, ठीक है। हम यहाँ पे नागपुरी का संस्कृत का चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तुम बोलती है नागपुरी की कविता लिखने को, एकदम लिख सकती है, ठीक है। चलो, दुयो कवि मनक भाषा में बंगला भाषा का प्रभाव है, मुदा तेव नागपुरी गीत का राग, लय और ताल में कोनो फर्क नखे। मुदा नागपुरी गीत कर तेव, मुदा तेव नागपुरी गीत कर तेव तेव, तब भी तेव नागपुरी गीत कर राग, लय और ताल में कोनो फर्क नखे। कहने का मतलब ये हुआ, बांग्ला का टच तो आया, लेकिन नागपुरी गीत में का लय ताल में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो कहने का मतलब है। 1700 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक, इसी में चल रहा, अभी पैराग्राफ चेंज नहीं कर रहे हैं। 1700 ईस्वी से 1800 ईस्वी का बीच में डॉक्टर केसरी आठ गो कवि मनक उल्लेख कर हैं, जेकर में मुद है, मुख्य है या मुद है, श्याम सुंदर साय, दिक्नाथ शाही, श्याम सुंदर साय, दिक्पाल नाथ शाही, कौमा उदयनाथ शाही आदि। श्याम सुंदर साय, दिक्पाल नाथ शाही, कौमा उदयनाथ शाही आदि। फिर से बोल दे रहे हैं, 1800 ईस्वी से। चोरी कैसे करेगा यार तुम लोग अगल बगल में पीटी वाला एग्ज़ाम में, चोरी कैसे करोगे यार? तो उस समय भी तो पंखा चलेगा, वहाँ तो और धीरे बोलेगा, अरे ए 5 का ए, 5 का ए, 6 का बी, इतना धीरे में तुम लोग सुन लोगे, यार इतना जोर में सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा इशारा से, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो कोई बात नहीं। अच्छा चोरी करना होगा बताना, चोरी बहुत की, हम आइडिया बता सकते हैं कहाँ के जगह करना है। मेरे पापा बताए थे बचपन में कि चोरी, मैं इतना पढ़ता मेहनत करता, चोरी करना सीखो ना, वो बताया करते थे। हाँ सच बोले, एक बात बताएं, किस्सा बता रहे हैं, सुनिए ना, बताते हैं आप लोगों को। अच्छा 2 मिनट है ना। चोरी करने देखे ना, मेरे क्लास में सब कोई अपना पुर्जा लिख रहा है, लाइफ में कभी नहीं किए थे। तो हम बोले यार इतना मेहनत करने से अच्छा है लिख लेते हैं हम भी, मौका तो मिलता ही है। तो रात में ना लिखने बैठे, अब लिखना है छोटा छोटा, देखो कभी लाइफ में तो किए नहीं है, अब लिखना है छोटा छोटा एकदम एकदम। साला इतना छोटा पेज में जितना देर लिखने में टाइम लगा, हम लोग 3 बार तो इसको रट के हम लिख लेंगे। उस दिन था पहला दिन और आखिरी दिन।
कभी चोरी के पीछे नहीं भागे, कभी नहीं। लेकिन और देखते थे एकदम कहाँ कहाँ से निकालता था, कहाँ मिनी जोरक्स कराता था, क्या क्या मिनी नहीं आता था ना उस वक्त में, मिनी जोरक्स कराया, क्या क्या नहीं कराया। हम लोग इतना मेहनत तो खुद से कर लेंगे। हाँ, चोरी करना सीख लो, ज़रूरी काम पड़ता है। नेक्स्ट, इसी पैराग्राफ चेंज। 1800 ईस्वी से 1900 तक के बीच कर कवि, 1800 ईस्वी से 1900 ईस्वी कर बीच कर कवि मन में मुख्य हैं, मुद हैं डैश बरजूराम, हनुमान सिंह। हनुमान सिंह के साथ किसका चला था गीत का द्वंद्व? बरजूराम का ना। हनुमान सिंह के लिए कितना का रिकॉर्ड है गीत लिखने का? 3 लाख ना। हाँ लिखिए, 1800 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक कवि कर बीच कर कवि मन में मुद है बरजूराम, हनुमान सिंह, जय गोविंद मिश्रा, सोबरन साय, लोकनाथ मिश्र, महंत घासी। बरजूराम, हनुमान सिंह, जय गोविंद मिश्रा, सोबरन साय, महंत घासी, देवपाल राय देवघरिया, घासी राम, कंचन, दिक्पाल राम देवघरिया आदि। ई मनक बहुत रचना हमरे के भेटायला। ई मनक व्यक्तित्व और कृति में, ई मनक व्यक्तित्व और कृति में ढेरों साहित्यकार मन पीएचडी कर हैं। ढेरों साहित्यकार मन पीएचडी कर हैं। जैसे श्रवण कुमार गोस्वामी किसके ऊपर, श्रवण को कहते हैं गिरधारी राम गंजू किसके ऊपर किए थे? ऐसे ही नॉर्मली पूछ रहे हो, तो आधुनिक काल में होंगे। किसके ऊपर किए थे पीएचडी? सब बहुत इम्पोर्टेंट है जानिए। पीएचडी वाला बीपी केसरी के ऊपर किए थे ना, बीपी केसरी के व्यक्तित्व कृति पे किए है ना। कौन? गोस्वामी साहब, ये गंजू साहब। जहाँ तक हमको आ रहा बीपी केसरी के व्यक्तित्व कृति पे किए थे। चलिए ठीक है, उसको देख लेंगे हम, अगर श्योर नहीं है तो ठीक है। जैसे इसी में लिखिए, ई मनक बहुत से रचना हो है और बहुत लोग पीएचडी भी किया। जैसे बरजूराम और घासी राम कंचन के ऊपर पीएचडी कर चुके हैं। कंचन के ऊपर पीएचडी कर चुके हैं। अभी बताते हैं, मेरे मोबाइल में जीएसएससी का नोट्स पड़ा हुआ है, उसमें है। हनुमान सिंह के बारे में तो कहल जाएला कि हनुमान सिंह के बारे में तो कहल जाएला कि तीन लाख रचना कर श्रेय इनकर आहे। हनुमान सिंह के बारे में तो कहल जाएला कि 3 लाख रचना कर श्रेय इनकर आहे।